हेलो दोस्तों, क्राइम रेडियो चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तारीख 23 जून 2018 दोपहर के करीब 1 बजे का वक्त था। दिल्ली के मशहूर कैंट मेट्रो स्टेशन के नज़दीक एक सड़क पर एक महिला की लाश मिलती है। जिस जगह ये लाश मिली वो आर्मी कैंटोनमेंट एरिया के बहुत नज़दीक थी। ऐसे सेंसिटिव एरिया में लाश मिलने से हड़कंप मच जाता है। फौरन इस मामले की जांच शुरू की जाती है और कुछ घंटों के बाद जब लाश की पहचान होती है तो पूरे पुलिस प्रशासन में अफरा तफरी मच जाती है। ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला था। पुलिस अब जल्द से जल्द कातिल और कत्ल की वजह की तलाश में जुट जाती है। इसके बाद जब कातिल और कत्ल की वजह के बारे में खुलासा होता है तो उसे जानकर हर कोई चौंक उठता है। तो आखिर कौन थी मरने वाली महिला? क्या वजह थी उसको मारने की? कातिल कौन था? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि कैंट मेट्रो स्टेशन के पास ही सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों को खून से सनी एक महिला की लाश दिखाई देती है। फौरन पुलिस को फोन किया जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंचती है और इस घटना की जांच पड़ताल शुरू करती है। पहली बार में देखने पर लग रहा था कि किसी ने उस महिला को बहुत तेज टक्कर मार दी है। पुलिस इसे एक्सीडेंट का मामला मानते हुए अपनी जांच शुरू करती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी तुरंत मौके पर बुलाया जाता है। शुरुआती जांच के बाद फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट अपनी जांच में पुलिस को बताते हैं कि यह कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं बल्कि पहले महिला की हत्या की गई है और फिर हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। क्योंकि जब फॉरेंसिक टीम मारी गई महिला के शव की जांच करती है तो उन्हें महिला के गले पर गहरे घाव के निशान मिलते हैं। गले पर उन गहरे घाव को देखकर फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट समझ जाते हैं कि पहले किसी धारदार हथियार से महिला का गला काटा गया है और फिर उसे सड़क पर फेंककर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। शुरुआत में पुलिस को शक होता है कि लूटपाट के इरादे से या सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से महिला की हत्या की गई है, इसलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच करती है। लेकिन अपनी जांच में पुलिस को पता चलता है कि महिला ने जो भी गहने पहने हुए थे वो सब सही सलामत हैं। इसके अलावा किसी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट के भी कोई सबूत नहीं मिलते हैं। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद सबसे पहले यह पता करने की कोशिश करती है कि आखिर मारी गई महिला कौन है, लेकिन महिला के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था। इसके अलावा महिला का मोबाइल भी गायब था। महिला की लाश मिलने के कई घंटे बाद भी उसकी पहचान नहीं हो पाती है। दिल्ली के सभी पुलिस थानों में भी मारी गई महिला की तस्वीर भेजी जाती है ताकि जल्द से जल्द महिला की पहचान की जा सके। पुलिस अपनी जांच में लगी हुई थी। तभी शाम को करीब 4 बजे नारायणा पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है और पुलिस वालों को बताता है कि दिन में उसकी पत्नी बाहर गई थी मगर अब तक वापस नहीं आई है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस व्यक्ति की पूरी बात सुनकर पुलिस वाले उस मारी गई महिला की तस्वीर इस व्यक्ति को दिखाते हैं। तस्वीर को देखने के बाद वो व्यक्ति घबराते हुए कहता है कि यही तो मेरी पत्नी है। थाने में अपनी पत्नी के गायब होने की शिकायत लेकर आया व्यक्ति कोई मामूली इंसान नहीं था बल्कि इंडियन आर्मी के एक मेजर अमित द्विवेदी थे और तस्वीर देखकर जिस महिला की पहचान उन्होंने की थी वो उनकी पत्नी शैलजा द्विवेदी थी। शैलजा मूल रूप से अमृतसर की रहने वाली थी और कुछ साल पहले ही उनकी शादी मेजर अमित द्विवेदी के साथ की गई थी। इन दोनों का एक 6 साल का बच्चा भी था। 2 महीने पहले ही मेजर अमित द्विवेदी का ट्रांसफर नागालैंड के दीमापुर से दिल्ली में हुआ था और ये अब अपनी वाइफ शैलजा द्विवेदी और बच्चे के साथ दिल्ली में ही रह रहे थे। शैलजा दिखने में बहुत खूबसूरत थी। इन्होंने कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया था और कई ब्यूटी कंपटीशन जीते भी थे। इसके अलावा शैलजा ने मॉडलिंग में भी अपना हाथ आजमाया था। लाश की पहचान आर्मी मेजर की वाइफ के रूप में होने की वजह से यह बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला बन जाता है। दिल्ली पुलिस के कई बड़े ऑफिसर्स इस मामले की जांच में लग जाते हैं। पुलिस अपनी जांच में सबसे पहले मेजर अमित द्विवेदी से ही पूछताछ करती है। मेजर अमित बताते हैं कि कुछ हफ्ते पहले ही उनकी वाइफ शैलजा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिससे उनके पैर में चोट लगी थी। शैलजा अपने पैर का इलाज करवाने दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में जाती थी जहां उन्हें कुछ हफ्ते अपने पैर की फिजियोथेरेपी करवाने की सलाह दी गई थी। शैलजा रोज फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आर्मी हॉस्पिटल जाया करती थी।
मेजर अमित बताते हैं कि रोज की तरह आज भी घर से उनके ड्राइवर ने शैलजा को आर्मी हॉस्पिटल के बाहर फिजियोथेरेपी करवाने के लिए छोड़ा था। फिर कुछ समय बाद जब ड्राइवर उन्हें हॉस्पिटल से वापस लेने आया तो हॉस्पिटल स्टाफ ने ड्राइवर को बताया कि आज तो शैलजा आई ही नहीं है। इस बात की जानकारी ड्राइवर मेजर अमित द्विवेदी को देता है। इसके बाद अमित द्विवेदी शैलजा को फोन करते हैं मगर उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। फिर अमित द्विवेदी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी फोन करते हैं लेकिन कहीं से भी शैलजा का कोई पता नहीं चलता है। और फिर इसी के बाद अमित द्विवेदी नारायणा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां वे फोटो के जरिए अपनी वाइफ शैलजा की पहचान करते हैं। बाद में उन्हें उस हॉस्पिटल में भी ले जाया जाता है जहां शैलजा की लाश रखी हुई थी। लाश को देखकर अमित द्विवेदी पहचान की पुष्टि करते हैं। अब पुलिस को यह तो पता चल चुका था कि मरने वाली महिला कौन थी, लेकिन अब भी पुलिस के लिए चुनौती थी कि शैलजा द्विवेदी को किसने और क्यों मारा है। जब पुलिस वाले मेजर अमित द्विवेदी से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है, तो इसके जवाब में अमित द्विवेदी जिसका नाम लेते हैं उसे सुनकर सभी पुलिस वाले चौंक उठते हैं। मेजर अमित द्विवेदी किसी और का नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के ही एक और मेजर निखिल रॉय हांडा का नाम लेते हैं और बताते हैं कि उसी ने शैलजा की हत्या की होगी क्योंकि वो काफी समय से शैलजा को परेशान कर रहा था। इसके बाद पुलिस मेजर निखिल रॉय हांडा के बारे में जानकारी निकलवाती है तो पता चलता है कि मेजर निखिल की पोस्टिंग तो मेरठ के आर्मी बेस कैंप में है। पुलिस अब अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आर्मी हॉस्पिटल के बाहर के सीसीटीवी फुटेज देखती है जहां शैलजा अपने इलाज के लिए जाया करती थी। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को दिखता है कि जैसे ही शैलजा द्विवेदी अपनी कार से उतरती हैं तभी दूसरी तरफ से एक सिल्वर कलर की होंडा सिटी कार वहां आकर रुकती है। उस कार में से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और वहीं खड़े होकर थोड़ी देर शैलजा से बातें करता है और फिर वो दोनों उसी होंडा सिटी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जब उन सीसीटीवी फुटेज को मेजर अमित द्विवेदी को दिखाया जाता है तो वो बताते हैं कि कार से उतरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेजर निखिल रॉय हांडा ही है। इसके बाद जब मेजर निखिल हांडा के मोबाइल की लोकेशन निकाली गई तो पता चलता है कि जिस समय शैलजा की लाश सड़क पर मिली थी उससे कुछ समय पहले तक शैलजा और निखिल हांडा का लोकेशन एक ही जगह पर था। इसके अलावा इनके कॉल डिटेल से भी पता चलता है कि उसी दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच इन दोनों की फोन पर भी कई बार बात हुई थी। इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस अब मेजर निखिल हांडा की तलाश में लग जाती है। इस घटना के अगले ही दिन 24 जून 2018 को दिल्ली पुलिस की 6 अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं और उन्हें जल्द से जल्द मेजर निखिल हांडा को पकड़ने का काम सौंपा जाता है। क्योंकि मेजर निखिल हांडा की पोस्टिंग मेरठ में थी इसलिए दिल्ली पुलिस दिल्ली से मेरठ जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालना शुरू करती है। पुलिस को अपनी जांच में इसी रास्ते के एक टोल नाके पर लगे सीसीटीवी में वही होंडा सिटी कार दिखाई देती है जो दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के बाहर देखी थी। पुलिस की टीम अब फौरन मेरठ के लिए रवाना होती है। इसके अलावा पुलिस को अपनी जांच में पता चलता है कि मेजर निखिल के पास एक दूसरा मोबाइल फोन भी है जिसका नंबर बस कुछ ही लोगों के पास है। पुलिस अब मेजर हांडा के इसी नंबर को ट्रेस करते हुए मेरठ के आर्मी बेस कैंप में पहुंचती है जहां पुलिस वालों को पता चलता है कि अभी कुछ देर पहले ही मेजर निखिल हांडा यहां से निकले हैं। पुलिस की टीम भी अब उसी रास्ते पर निकल जाती है जिस रास्ते पर निखिल हांडा निकले थे। कुछ ही देर बाद उन्हें मेजर हांडा की वही होंडा सिटी कार दिखाई देती है। पुलिस वाले पीछा करके मेजर निखिल हांडा की कार को रोकते हैं और तुरंत ही मेजर निखिल हांडा को अरेस्ट कर लिया जाता है। मेजर हांडा को अरेस्ट करके दिल्ली पुलिस उसे दिल्ली लेकर आती है और मेजर निखिल से पूछताछ शुरू करती है। शुरुआत में तो निखिल हांडा शैलजा की हत्या और उसे पहचानने से ही मना कर देता है, मगर जब पुलिस उसके खिलाफ सारे सबूत दिखाती है तो मेजर हांडा सारी कहानी पुलिस को बताना शुरू करता है। मेजर निखिल हांडा बताता है कि शैलजा द्विवेदी से उसकी पहली मुलाकात साल 2015 में नागालैंड के दीमापुर में हुई थी और उस वक्त उसकी पोस्टिंग दीमापुर में ही थी। उस वक्त शैलजा के पति मेजर अमित द्विवेदी की पोस्टिंग भी दीमापुर में ही थी। यहां मेजर निखिल हांडा अकेले रहते थे जबकि मेजर अमित द्विवेदी अपनी वाइफ शैलजा और अपने बच्चे के साथ रहा करते थे। साथ में ड्यूटी होने की वजह से
दोनों मेजर की आपस में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। इसी दोस्ती की वजह से एक दिन मेजर निखिल हांडा अमित द्विवेदी के घर जाते हैं और यहीं उनकी मुलाकात पहली बार शैलजा द्विवेदी से होती है। फिर इन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और ये बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगती है। मेजर निखिल हांडा और शैलजा की दोस्ती धीरे धीरे और गहरी होने लगती है और अब ये एक दूसरे से वीडियो कॉल्स के जरिए भी बात करने लगे थे। शैलजा ने अपने पति मेजर अमित को कभी इस बात की भनक तक भी नहीं होने दी कि वो मेजर निखिल हांडा से बात करती है और ये सिलसिला 2015 से 2018 के शुरुआती महीने तक लगातार चलता रहता है। लेकिन एक दिन जब शैलजा मेजर निखिल हांडा से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उनके पति मेजर अमित उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इसके बाद मेजर अमित अपनी वाइफ शैलजा को खूब डांटते भी हैं और इस बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा भी होता है। अमित द्विवेदी शैलजा को इस बात की हिदायत भी देते हैं कि आज के बाद तुम निखिल हांडा से कभी भी बात नहीं करोगी। इसके अलावा अमित द्विवेदी मेजर निखिल को भी इस बात की हिदायत देते हैं कि आज के बाद तुम मेरी वाइफ शैलजा से कोई संपर्क नहीं रखोगे वरना बहुत बुरा होगा। इस घटना के कुछ समय बाद ही अप्रैल 2018 में मेजर अमित द्विवेदी का ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है और अमित द्विवेदी अपनी वाइफ और बच्चे के साथ दिल्ली आ जाते हैं और आर्मी क्वार्टर में रहने लगते हैं। इधर मेजर निखिल हांडा का ट्रांसफर भी दिल्ली के पास ही मेरठ के आर्मी बेस कैंप में हो जाता है। इसके अलावा मेजर निखिल हांडा ने बताया कि जब से शैलजा के पति अमित द्विवेदी ने इनको वीडियो कॉल पे बात करते हुए पकड़ा था उसके बाद से शैलजा कुछ महीनों तक तो निखिल से बिल्कुल भी बात ही नहीं करती। लेकिन निखिल हांडा के ज्यादा जोर देने पर एक बार फिर से इन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन शैलजा पहले की तरह रिस्पॉन्स नहीं दिखा रही थी। शायद उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। शैलजा अब निखिल के फोन कॉल्स को भी इग्नोर करने लगती है। लेकिन इसके बावजूद निखिल हांडा फोन करना बंद नहीं करता है और अब वो शैलजा पर अपने पति अमित द्विवेदी को छोड़ने का दबाव भी बनाने लगता है और शैलजा से शादी करने की जिद भी करने लगता है। हालांकि मेजर निखिल हांडा भी पहले से शादीशुदा था और एक बच्चे का बाप भी था, लेकिन इसके बावजूद भी वो शैलजा से शादी करने का दबाव बना रहा था। इसी दौरान शैलजा का एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और वो आर्मी हॉस्पिटल में अपना इलाज शुरू करवाती है। जब इस बात की जानकारी मेजर निखिल हांडा को मिलती है तो वो 2 जून को मेरठ से दिल्ली आता है और खुद को माइग्रेन का मरीज बताते हुए उसी आर्मी हॉस्पिटल में अपना इलाज शुरू करवाता है जहां शैलजा अपने पैर की फिजियोथेरेपी के लिए आती थी। निखिल हांडा ये सब जानबूझकर कर रहा था ताकि इलाज के बहाने शैलजा से उसकी मुलाकात हो सके। लेकिन उसकी ये चाल कामयाब नहीं होती है और शैलजा से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती। इसके बाद मेजर निखिल एक नई चाल चलता है और अब वो अपने बेटे को मरीज बनाकर उसी आर्मी हॉस्पिटल में जबरदस्ती भर्ती करवा देता है। ऐसा उसने बस इसीलिए किया ताकि बेटे के इलाज के बहाने वो शैलजा से मुलाकात कर सके। बेटे के इलाज के बहाने उसे आर्मी यूनिट से छुट्टी भी आसानी से मिल जाती है और अब वो हॉस्पिटल में रहते हुए शैलजा से मिलने का बहाना ढूंढने लगता है। उसकी ये चाल कामयाब भी होती है और 1-2 बार उसकी हॉस्पिटल में शैलजा से मुलाकात भी हो जाती है। इस मुलाकात के बाद शैलजा फिर से निखिल हांडा से फोन पर थोड़ी बहुत बातचीत करने लग जाती है। निखिल हांडा इस दौरान भी शैलजा से अपने पति अमित द्विवेदी को छोड़ने का दबाव बनाता है, लेकिन शैलजा इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। और फिर एक दिन निखिल शैलजा से फोन पर बात करते हुए कहता है कि कम से कम तुम मुझसे एक बार मिल तो लो और इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी फोन नहीं करूंगा। और फिर इसी के बाद जब 23 जून 2018 को शैलजा अपने इलाज के लिए आर्मी हॉस्पिटल जाती हैं तो इस बार वो हॉस्पिटल में अंदर जाने की बजाय बाहर ही रुक जाती हैं। यहां प्लान के हिसाब से मेजर निखिल हांडा अपनी होंडा सिटी कार में पहुंचता है और फिर शैलजा भी उसी कार में बैठ जाती हैं। कुछ किलोमीटर आगे जाकर ही निखिल कार को सड़क किनारे रोक देता है और ये दोनों कार के अंदर ही बैठकर बातें करने लगते हैं। लेकिन निखिल हांडा यहां भी शैलजा पर शादी करने का दबाव बनाने लगता है और वो शैलजा के लिए इतना पागल हो चुका था कि वो कार के अंदर से ही अपनी वाइफ को फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा हूं क्योंकि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं।
इसके बाद वो शैलजा से कहता है कि तुम भी अब अपने पति से जितना जल्दी हो सके तलाक ले लो, लेकिन शैलजा अपने पति से तलाक लेने से साफ मना कर देती है। इस बात को लेकर ही शैलजा और निखिल के बीच कार के अंदर ही झगड़ा होने लगता है। इस दौरान शैलजा निखिल से कहती है कि मैं और तुम बस दोस्त हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मुझे फोन करना बंद नहीं किया तो मैं आर्मी में तुम्हारे खिलाफ शिकायत करके तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा दूंगी। ये सुनते ही निखिल हांडा गुस्से में आ जाता है और शैलजा से कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो फिर मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही वो तेजी से शैलजा की गर्दन को पकड़ता है और अपने साथ लाए हुए एक धारदार चाकू से शैलजा के गले पर वार करने लगता है। लगातार हुए चाकू के वार से शैलजा कार के अंदर ही अपना दम तोड़ देती हैं। शैलजा को मारने के बाद निखिल सोचने लगता है कि इस लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए। वो ये सोचकर भी डरने लगता है कि अगर इस लाश को कार में रखकर ज्यादा दूर गया तो वो पकड़ा जाएगा। इसी के बाद वो शैलजा की लाश को वहीं सड़क पर कार से नीचे फेंकता है और फिर कई बार कार को शैलजा के शरीर पर और खासकर उसके चेहरे पर चढ़ाता है ताकि ये हत्या की बजाय एक्सीडेंट का मामला लगे और लाश की पहचान भी ना की जा सके। शैलजा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद निखिल उसके मोबाइल को उठाता है और वहां से थोड़ी दूर जाकर उसके मोबाइल को एक कचरे के डब्बे में फेंक देता है। इसके बाद वो उस घर में जाता है जहां वो पिछले कई दिनों से रह रहा था। यहां आते ही सबसे पहले वो नहाता है और फिर अपने कपड़े बदलकर वो अब सारे सबूतों को मिटाने के लिए सबसे पहले उस कार को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है, क्योंकि कार के टायरों में और कार के अंदर अभी भी बहुत खून लगा हुआ था। इसलिए निखिल हांडा जल्द से जल्द कार को धुलवाने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि अगर वो दिल्ली में कार धुलवाने गया तो शायद वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए वो दिल्ली से निकलकर मेरठ चला जाता है। निखिल को लग रहा था कि कार को ठिकाने लगाने के बाद वो आराम से आर्मी बेस कैंप में ही छुपकर रह सकता है, मगर दिल्ली पुलिस की सूझबूझ की वजह से उसकी हर चाल फेल हो जाती है और आखिर में वो पकड़ा जाता है। निखिल हांडा को अरेस्ट करने के बाद उसे 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। निखिल से पूछताछ के साथ ही पुलिस उसके खिलाफ सारे जरूरी सबूत भी जुटाना शुरू कर देती है। इसके बाद पुलिस सबसे पहले निखिल हांडा की कार से उस चाकू को बरामद करती है जिससे शैलजा की हत्या की गई थी। इसके अलावा पुलिस निखिल और शैलजा के कॉल डिटेल्स भी निकलवाती है, जिससे पता चलता है कि पिछले 6 महीनों में निखिल ने शैलजा को करीब 3000 से भी ज्यादा बार कॉल किया था। जिस दिन शैलजा की हत्या हुई थी उस दिन भी निखिल उसे सुबह 10 बजे से लगातार कॉल कर रहा था और उसने आखिरी कॉल 12 बजे किया था। थोड़े दिनों के बाद ही पुलिस शैलजा के उस फोन को भी एक कचरे के ढेर से बरामद करती है जिसे निखिल ने फेंक दिया था। इसके अलावा जब पुलिस निखिल हांडा के फोन को चेक करती है तो पता चलता है कि निखिल हांडा ने शैलजा को मारने से ठीक पहले वाली रात को इंटरनेट पर कई बार हाउ टू किल समवन लिखकर सर्च किया था। इसके अलावा उसने सबूत मिटाने के तरीकों के बारे में भी इंटरनेट पर कई बार सर्च किया था। इन सभी सबूतों से पता चलता है कि निखिल हांडा ने सोच समझकर इस घटना को अंजाम दिया था। एक तरफ तो मेजर निखिल हांडा शैलजा से प्यार का दावा करता था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जांच में खुलासा होता है कि निखिल हांडा 2 मोबाइल फोन यूज करता था। अपने दूसरे मोबाइल का इस्तेमाल वो एक फर्जी फेसबुक आईडी चलाने के लिए करता था। उस आईडी में निखिल ने खुद को दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन बता रखा था। वो उस आईडी के जरिए कई लड़कियों को फंसाता था और जब उसने शैलजा की हत्या की तो उस समय तक भी वो 2 लड़कियों के संपर्क में था और हत्या वाली रात को भी वो उन लड़कियों से काफी देर तक बात कर रहा था। निखिल हांडा अब जेल की 4 दीवारी के अंदर अपने किए की सजा भुगत रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया है और अभी तक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। दोस्तों, आपके हिसाब से निखिल हांडा को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे क्राइम रेडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही किसी और कहानी के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।